नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर देने का और खबर लेने का। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं हर्ष मंदर, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भड़काऊ बयानों का मामला घसीटने वाले हर्ष मंदर ने दिसंबर में एक ऐसा विवादित बयान दिया था जिस पर वो देश की सबसे बड़ी अदालत में जवाब तलब हो गए हैं। हम आपको ब्यूरोक्रेट से सामाजिक कार्यकर्ता बने हर्ष मंदर का वो बयान भी दिखाएंगे जिस पर राजनीति गर्म हो गई है। हर्ष मंदर के विरोधी सवाल दाग रहे हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद आईना देख लेना चाहिए। खैर, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है जहां शुक्रवार तक हर्ष मंदर को जवाब दाखिल करना है। इसके साथ ही उन भड़काऊ बयानों की फाइल भी खोलने जा रहे हैं जिसमें नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघी गई। आरोप लग रहे हैं कि ऐसे ही उकसाने वाले बयानों ने देश का माहौल बिगाड़ा। इन सबके बीच दिल्ली हिंसा मामले में फरार ताहिर हुसैन की उम्मीदें भले ही अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में लगी हों, मगर 2 एफआईआर में उनका नाम आने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या शहर शहर शाहीन बाग बनाने के लिए मुस्लिम औरतों को मजबूर किया जाता है और क्या प्रदर्शन प्रायोजित तो नहीं है। यह मामला खुला अलीगढ़ से, जहां 15 दिसंबर के बाद से प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। संवेदनशील शहरों में से एक अलीगढ़ में 6 मुस्लिम महिलाएं जब पुलिस कप्तान से मिलकर अपनी आपबीती सुनाने गई तो हर कोई दंग रह गया। हमारी इस बड़ी बहस में अलीगढ़ से सीधे वो महिलाएं भी जुड़ेंगी जिन्होंने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बहस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, मगर सबसे पहले बात भड़काऊ बयान पर तेरा और मेरा का रंग देने वाली खेमेबाजी की। और अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हम इतनी चेतावनी जरूर देते हैं कि फिर कानून हम हाथ में ले सकेंगे या अपने लोगों को रोक सकेंगे, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा, ये हम दावा करते हैं। चलिए, तौकीर रजा साहब है जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा। देखिए कितना प्रजातांत्रिक है आंदोलन, कितना लोकतांत्रिक है आंदोलन। मैं इस पूरी की पूरी डिबेट में कपिल मिश्रा की भी बात करूंगा, साथ ही साथ तस्वीरें दिखाऊंगा अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा की, जिनके खिलाफ याचिका लेकर हर्ष मंदर, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप को, लेकिन उनकी जुबान सुप्रीम कोर्ट के बारे में, संसद के बारे में कितनी जहरीली है यह साबित हो गया 16 दिसंबर को, जब जामिया गेट के सामने उन्होंने अपना भाषण दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी मसले पर उन्हें आड़े हाथों ले लिया है और उनसे जवाब तलब किया है। सुनिए हर्ष मंदर, जो एक ब्यूरोक्रेट से सामाजिक कार्यकर्ता बने हैं, वो क्या कहते हैं। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं। फैसला सड़कों पर होगा। तो मेरे साथ कई सारे खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। मौलाना साजिद रशीद प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, उनसे बात होगी थोड़ी ही देर बाद। जुड़ेंगे हमारे साथ इरफा जान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ कानून की विद्यार्थी रही हैं, उनसे जानूंगा। वो बड़े स्ट्रॉन्ग ढंग से कहती थी कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने भड़काऊ बयान दिया है उसके खिलाफ एफआईआर हो। लेकिन मैं ऐसे कई नगीनों को दिखाऊंगा आपको। कुछ नगीने बीजेपी से आते हैं और कुछ नगीने सीएए विरोधी हैं। उनके बयान कितने जहरीले हैं, इनके बयान कितने जहरीले हैं, दोनों का कंपैरिजन भी आज होगा। तबस्सुम हमारे साथ है, सीएए के खिलाफ एक एक्टिविस्ट है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा,
मेरे साथ जाने माने देश के आर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, आरक्षण के मसले पर कई लंबे आंदोलन किए हैं और कई सारी पिटीशन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मूव की है इस बात के लिए कि देश में एक इक्वालिटी आए, इक्वालिटी के राइट की हमेशा वो बात करते हैं। मेरे साथ पीके शर्मा साहब एडवोकेट अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कई महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो पुलिस कप्तान के पास अलीगढ़ में गई थी, उनसे कहते थे कि मोहल्ले के लोग हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल हो। देखिए, ये दादियों, नानियों, बहनों, भाभियों और साथ ही साथ बच्चों का प्रदर्शन है और इसके बारे में कहा जा रहा था कि इससे बड़ा ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट 119 साल में हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। तो आखिर ऐसा अलीगढ़ में क्या हुआ, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले इरफा, मैं जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, संसद पर भरोसा नहीं है। कहा गया हर्षमंदर साहब की तरफ से 16 दिसंबर को जामिया की गेट नंबर 7 के सामने कि सड़कों पर उतर आइए। जाफराबाद में लोग सड़कों पर उतर आए, वहां पर उतर आए, सब जगह पर उतर आए और वहां पर उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। 47 आम हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख ईसाई की तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हिंदू, मुसलमान, भारतीय शामिल है, 47 लोगों की जान चली गई। इंसाफ मिल गया आपको? पहले तो मैं दीपक जी आपको चैलेंज करती हूं कि आपने इनका बयान तो दिखा दिया 1 मिनट का, इसके आगे 1 और मिनट का बयान दिखा दिए। मैं यहाँ पे आपको पूरे दर्शकों के सामने चैलेंज करती हूँ। क्यों? वो कहते हैं, हाँ, बताइए ना, ये काफी नहीं है इरफा जान जी? 1 सेकंड, मतलब हद हो गई इरफा, आप बोलने दे दीजिए। इरफा खान, हद हो गई। कहते हैं कि हमारा इसका फैसला सड़कों पे होगा और उससे सबसे ज्यादा, सड़कों से ज्यादा इसका फैसला हमारे दिलों में होगा। तो अब आपको क्या दिल में तो कर लिया आपने फैसला, तभी आप मार रहे थे लोगों को, कर लिया ना दिल में फैसला। 47 लोग मारे गए इरफा। क्या हर्षमंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या कपिल मिश्रा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या अनुराग ठाकुर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या प्रवेश वर्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या वारिस पठान रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या असदुद्दीन ओवैसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या महमूद प्राचा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? और आप भी उन्हीं की भाषा बोल रही हैं। 9 नाम है मेरे पास, 9 नाम है, लिस्ट है मेरे पास, दिखाऊंगा एक एक करके सब बयान। और उसके सड़कों पर खून बहेगा। ये हर्षमंदर का बयान नहीं था, आगे दिखाऊंगा ना आपको सीएए के विरोधियों का बयान, जो तकरीर कर रहे हैं उसके बाद लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट में कि सड़कों पर खून बहेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर वो अंधेरा दिखाएंगे तो हमें चिराग दिखाना है, अगर वो नफरत दिखाएंगे हमें मोहब्बत दिखानी है। भाई, अगर कोई भी आप उनके सामने बैठ जाएंगे और कह रहा है कि मोहब्बत दिखानी है, ये मोहब्बत है ना? हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते। सड़क पर उतर जाइए, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। सड़क पर उतर जाइए, जिसमें 47 लोग मारे जाए, ये मोहब्बत है। अगर मोहब्बत की ऐसी परिभाषा है इरफा जान आपके दिमाग में, तो लानत है। माफ कीजिएगा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मोहब्बत की ऐसी परिभाषा है तो लानत है। डॉक्टर कौशल खान मिश्रा, डॉक्टर कौशल खान जो है नहीं, उसको डिफेंड कर रही है डॉक्टर मिश्रा। आपको क्या पर, आपको सीए मुझे सीए से कोई, आप आंदोलन करना आपका अधिकार, आंदोलन करना आपका अधिकार है। लानत उन लोगों पे है जिन्होंने आज संविधान की धज्जियां उड़ाई है, लानत उन लोगों पे है जो आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट कह देगा कोई अधिकार ही नहीं है। इरफा जान जी सुनिए, इरफा जान जी जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, जहां तक लोगों के मरने की बात है, भाई उसमें अगर देखा जाए, मरने की बात है, कितनी आसान बात है, मरने की बात है लोगों की, कितनी आसान बात है, कितनी आसान बात है। लोग जो हैं 13 लोग मरे और एंटी सीए 33 मरे। तैयारी किसकी मरने और काटने की थी, ये आपको तथ्यों से ही पता चल जाता है। दंगों की फैक्ट्री किन किन घरों में मिली है इस दिल्ली में पूरे दुनिया को पता है। डॉक्टर कौशल खान मिश्रा जवाब दीजिए। और 13 लोग प्रो सीए के मरे, साफ साफ पता चलता है कि मारने और हिंदू मुसलमान कह दीजिए ना, जब यही कहना चाहती है तो हिंदू मुसलमान ही कह दी ना। भड़काना तो आपका काम है, भड़काना आपका काम है डॉक्टर कौशल खान मिश्रा, भड़काना आपका काम है। बोल दीजिए ना, साफ बोलिए ना, साफ बोलिए, हिचक क्यों रही है? उतनी जहरीली जबान आप भी लाइए जो वारिस पठान की है, जो हर्षमंदर की है, जो अनुराग ठाकुर की है, जो कपिल मिश्रा की है। डॉक्टर मिश्रा, भड़काने वाले की पॉलिटिक्स होती है, भड़काने वाले का मजहब होता है, लेकिन मरने वाले का मजहब और पॉलिटिक्स नहीं होता। चित भी मेरी और पत भी मेरी, वही कर रहे हैं सही है डॉक्टर मिश्रा। इरफा जी, आपकी लास्ट बात अगर मैं उठाऊं, आपने कहा कि भड़काने वालों का धर्म होता है और मरने वालों का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं, ये कह रही है तो दीपक जी कह रहे हैं ना कि उनके धर्म और उनकी बात, भड़काने वालों के धर्म की बात करते हैं, भड़काने वालों की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लेकिन जब मैंने दिखाया भाई जब मरने में तैयारी किसकी तैयारी थी, डॉक्टर कौशल खान मिश्रा, डॉक्टर कौशल खान मिश्रा, इरफा जी मैं भी आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलेंगे। डॉक्टर मिश्रा, 2 चीजें, आप एक
बताया जाता है आप कानून की जानकार हैं, जी। इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, जी। आप खुद बताइए जिस तरीके से ये सीए का प्रोटेस्ट चल रहा है, जी। अगर इसका स्वरूप पूरे इंडिया में ऐसा होता है तो जो एक दंगा आपको दिल्ली में दिखा, क्या पूरा हिंदुस्तान में आपको दंगा नजर नहीं आ रहा है? देखिए जहां तक शाहीन बाग की सुन लीजिए ना इरफा जी, मैंने कहा इरफा जी, मैं फिर ऑडियो डाउन कर दूंगा, मेरा भी ऑडियो डाउन कर दूंगा, मैं चिंता मत करिए आप। डॉक्टर मिश्रा बोलिए। ये ओपन सवाल है, जब आप लोग देश और संविधान की बात कर रहे हैं जी। और आपका संविधान ही ये बताता है कि जब कोई संवैधानिक मुद्दा हो तो उसका फाइनल डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में होगा, और सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी मामला 143 लोग जो हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, जो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में 143 पिटीशन डाल के खड़े हुए हैं। उनकी बात अगर देखी जाए और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला देखा जा रहा है तो इस तरीके से देश को एक अनगिनत आंदोलन की भट्टी में झोंकना, ये कहां की बुद्धिमत्ता है, जबकि अब की मामला सुप्रीम कोर्ट में है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जी, मैं दे दूंगी। जवाब दीजिए 30 सेकंड। जी, जब मंडल कमीशन था तब बीजेपी ने पूरे कश्मीर से लेकर केरला तक आंदोलन किया, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट में था। साबरीमाला का जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, 1300 एफआईआर बीजेपी के वर्कर्स पे केरला में लगे, इंक्लूडिंग आरएसएस के वर्कर्स पे। आंदोलन आप लोगों ने भी किया है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी और पार्लियामेंट के कानूनों के खिलाफ। आपके दोनों एग्जाम्पल से मुझे ये लगता है कि आप ये कह रही हैं कि चूंकि दूसरों ने गलतियां की है तो इसमें हमारी गलतियां जायज है। फिर क्या है ये? जब मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ वो गलती नहीं थी। देश में आर्टिकल 19 और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और मुझे अधिकार देता है आंदोलन करने का। इरफा जी, आप मंडल कमीशन, एक मिनट इरफा जी, आप कानून के विद्यार्थी क्या बोल रही है? मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ? बिल्कुल हुआ इवेंचुअली। अगर आंदोलन हो रहा था, वापसी की मांग हो रही थी, लागू कैसे हो गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात को फाइनली अपहोल्ड किया गया। लेकिन आप तो अब ये सड़कों पर भड़का रहे हैं। अब आप सुनिए ना, आप तो सड़कों पर भड़का रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी तरह जब मंडल कमीशन लागू हुआ, प्रोटेस्ट जारी थे, सीए भी तो लागू हो गया ना। इरफा जी, ये आपका जो सीए का प्रोटेस्ट है, कहीं ना कहीं अगर खुल के मैं बात करूं तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया गया है, जबकि जो सबरीमाला का केस था वो किसी के खिलाफ नहीं था, वो केवल फेथ का मुद्दा था। ठीक है, अगर मैं उसके अगर आप बोलेंगे तो आप बहस में नहीं आएंगे। और अगर इरफा जी, अगर आप सोचिए ना, आप सबरीमाला की बात करती हैं, सबरीमाला में जो एक्टिविस्ट शामिल थे, आप उनके अगर धर्मों को देखें, अगर जब धर्म की बात हो रही है तो उसमें एक एक्टिविस्ट खुद क्रिश्चियन थी, एक एक्टिविस्ट खुद मुस्लिम थी। उनका यह कहना था कि वो सबरीमाला या किसी भी धार्मिक स्थान पे वो अपने यूज्ड सैनिटरी नैपकिन को ले जाएंगी। ये कहां का आंदोलन है और ये कौन सी इक्वालिटी की बात आप लोग करते हैं? आप लोग एक गलत परिपाटी को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत मुद्दे हैं डिस्कशन करने के। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपको यही रोकूंगा। सबसे पहले विक्रम सिंह जी के पास चलूंगा। विक्रम सिंह जी, ये बताइए, ये जो हर्ष बंदर साहब, 3 लोग जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो भड़काऊ बयान देने के आरोपी हैं, जब खुद लेकर जाते हैं पिटीशन तो ये खुद कहने लगते हैं कि मुझे जवाब देने के लिए 48 घंटे चाहिए। उनके वकील ने आज कहा कि मुझे जवाब देने के लिए 48 घंटे चाहिए। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये खुद तो संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में मामला बनता है? दीपक जी, सबसे पहले मैं कहूँ, लाग लपेट की भाषा और संज्ञा मुझे नहीं आती है। मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये स्वयंभू समाज सेवी, इन्होंने जो भड़काऊ बात कही है, रासुका पब्लिक ऑर्डर सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इनका निरुद्ध आदेश हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ ये तो दिल्ली पुलिस वाले बताए, लेकिन ऐसे तथाकथित समाज सेवी इन्होंने जो विश्वमन किया है, इनके ऊपर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये शांति दूत बनने का आडंबर करते हैं। हकीकत ये है कि इन्होंने जो फिजा में जो जहर घोला है, और उसमें हर्ष बंदर साहब के ऊपर भी मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर परीक्षण करा दें। इन्होंने जो कहा है वो विस्फोटक बातें हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश की है। आपने सही कहा दीपक जी, उस आंदोलन स्थल पे आप और आपके क्रू के साथ जो अभद्रता हुई है वो एक मिसाल है। आप ऐसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ अगर ये कर सकते हैं तो और सामान्य व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? दूसरी चीज ये सही है कि 120 साल में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। 120 करोड़ रुपए पीएफआई की फंडिंग आज तक किसी आंदोलन में नहीं हुई है, और इस प्रकार का दुष्प्रचार परिणाम हमारी मुकद्दस बुजुर्ग महिलाओं को, उनको शराफत का नाजायज फायदा उठा के अपनी नाजायज बंदूक हम उनके कंधे पर रख करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक मंसूबे उनके कंधे पर रख के चला रहे हैं।
इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? यह सही है, ऐसे तथाकथित शांति दूतों को चिन्हित करके उनके बैकग्राउंड, निहित स्वार्थ और उनके शब्द ज्ञान और व्याकरण की एक एक शब्द की व्याख्या करके कानूनी उनके खिलाफ कानून और विधि सम्मत कार्रवाई होनी ही चाहिए, तभी फिजा ठीक होगी। वरना अगर हम देखते रह जाएंगे, और मैं जब कह रहा हूं कि हर्षमंदर, मैं ये भी कह रहा हूं कि जो सत्तारूढ़ दल के कपिल मिश्रा हैं, सत्तारूढ़ दल के अनुराग ठाकुर हैं, इसके अलावा अमानतुल्लाह खान है, वारिस पठान है, क्यों आप काम नहीं कर रहे? मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूं। पुलिस का काम है बिना इस बात का किए कि किस राजनीतिक दल से हैं आप, किस जात संप्रदाय और मजहब के हैं, आपने अगर कानून की लक्ष्मण रेखा को पार किया है तो विधि सम्मत कार्रवाई करना आपका धर्म, और इसी बात की तनख्वाह पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन मामला विक्रम सिंह जी यहीं पर नहीं रुकता है। एक और बयान सुनाता हूं, वो तौकीर रजा जो एक जमाने में जिनसे मिलने बड़े बड़े राजनेता गए और बहुत प्रतिष्ठित हैं, तौकीर रजा की क्या तकरीर है, देखिए क्या कहते हैं तौकीर रजा। इस पर भी बात कर लेते हैं। हमने अनुराग ठाकुर पे बात की, हमने बात की प्रवेश वर्मा पर, हमने बात की प्रवेश वर्मा के साथ साथ कपिल मिश्रा पर भी, लेकिन तौकीर रजा की भाषा क्या है ये भी सुन लीजिए। और अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हम इतनी चेतावनी जरूर देते हैं कि फिर कानून हम हाथ में ले सकेंगे या अपने लोगों को रोक सकेंगे, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में गली गली में खून बहेगा, ये हम दावा करते हैं। तबस्सुम जी तालियां बज रही हैं। हिंदुस्तान की गली गली में खून बहेगा, खून बह चुका है, 47 लोग मर चुके हैं। आपने इनके बयान का तो तस्कीरा बहुत अच्छे से कर दिया कि गली गली में खून बहेगा, लेकिन दिल्ली में जो दंगे में सन 47 में कभी सुनती थी कि हुए, वो माहौल हो गया तबस्सुम जी, देश में वैसा ही माहौल है जो 47 में था। मुझे बोलने का मौका दीजिए। कपिल मिश्रा जी ने जिस दिन जाके बयान दिया था जमुना पार में कि 3 दिन के अंदर अगर प्रदर्शनकारियों को नहीं हटाया गया, जबकि वहाँ एसीपी डीसीपी सारा फोर्स खड़ा था, उनके बावजूद उन्होंने कहा कि हम आपको भी नहीं समझेंगे देखेंगे। उन्होंने पुलिस को भी जो है अलर्ट किया और उनको भी ये कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, और उनके कहने के बाद ही गोलियां चली, उनके बयानबाजी के बाद ही खून बहा। उससे पहले कोई खून नहीं बहा। आपने देखा दिल्ली के अंदर प्रदर्शन बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन मैंने नहीं देखा कहीं इस तरह से खून बहा, तो मैंने नहीं देखा दंगा हुआ। बिल्कुल, आपने कपिल मिश्रा की बात कही ना, मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा पहले किसको मारा गया और किसने मारा, वो एफआईआर भी मेरे पास है। सुनिए, गीता भट्ट कुछ कहना चाहती है, आपने अपनी बारी पूरी की, मैं भाषण देने की इजाजत नहीं देना चाहता, मैं आपके पास फिर आऊंगा। गीता भट्ट जी, मैं आपके साथ आऊंगा। तपस्सुम जी इंतजार करें, मैं आपको बताता हूं किसने पहला खून बहाया और किसने किसको मारा। ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है। देखिए, जो जितने भी लोगों की जो मौत हुई है बहुत दुखद है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, पर जिस प्रकार से ये जो तथाकथित जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो कि सड़कों पे उतर के ये कह रहे हैं कि जो भाषण दे रहे हैं कि आखिरी इंसाफ तो सड़कों पर होगा, और कह रहे हैं कि न्यायालय के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो राम मंदिर में जो फैसला दिया गया है उससे पता चलता है कि वो सेकुलर नहीं रहे, न्यायालय अब सेकुलर नहीं रहे। इस तरह की भाषा अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर बोल रहा है तो उसको आप भड़काऊ और उसको डर फैलाने वाला ये कहना अल्पसंख्यकों को, एक चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कि आप लोगों के जितने भी, चाहे आपके राजनीतिक अधिकार हो, चाहे आपकी अस्मिता, आपकी आइडेंटिटी का सवाल हो, वो बहुसंख्यक आपसे छीन ले जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। सीएए हम सभी को मालूम है, उसमें भारतीय नागरिक के लिए वो बना ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार के भड़काऊ भाषण अगर ऐसे व्यक्ति दे रहे हैं जो कि समाज में ये दर्शाते हैं कि वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही जो है भयपूर्ण स्थिति है। ठीक है गीता जी, मैं यही रोकूंगा। 30 सेकंड आपके पूरे, 30 सेकंड आपके पूरे। जरा वो एफआईआर निकालिए जब एसीपी और डीसीपी को मारा गया और उसकी क्या एफआईआर हुई है वो जरा निकालिए। मैं तबस्सुम जी को सुनाता हूं, और मैं ये सुनाता हूं कि सड़कों पर खून बहाना और ऑर्गेनाइज तरीके से मारना किसने शुरू किया और किस पर आरोप लगाए। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक बात जोड़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान की गली गली में खून बहेगा, ये बयान और इसके साथ ये बयान
कि आप इनको उठा लीजिए, सड़क घेरी गई है जबरदस्ती और गलत है वो बयान भी, वरना हम यहां पर 2 दिन के बाद आ जाएंगे। विक्रम सिंह जी, कौन सा बयान ज्यादा जहरीला है और किस पर बड़ी कानूनी कार्रवाई होती है पुलिस अधिकारी के हिसाब से, आप बताइए। दीपक जी, जिसने कहा गली गली में खून बहेगा, इसमें तो बिल्कुल भड़काऊ बयान है। और इससे ज्यादा अगर आप नंबर देंगे तो 10 में से 9 नंबर तौकीर रजा को मिलेंगे और कपिल मिश्रा को मिलेंगे 10 में से 6 नंबर। फेलियर कोई नहीं है, एक डिस्टिंक्शन होल्डर है और एक फर्स्ट डिविजनर है, लेकिन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए रासुका उपधारा 2 लोक व्यवस्था के अंतर्गत। यहां कानून के विद्वान है, वो बताएंगे कि अगर इसमें कार्रवाई कर दे, जहां मकोका लग सकता है, चल अचल संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। कानून अपना तांडव, कानून अगर अपने पे आ जाए तो तौकीर रजा ऐसे लोगों की बिसात नहीं है कि ये इस तरीके के भड़काऊ बयान कर दें। ये तौकीर रजा साहब बरेली के हैं और ये मौसमी नेता तभी आते हैं जब सिस्टम कमजोर हो जाता है। सिस्टम को मजबूती के साथ ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ये एफआईआर है, जो एफआईआर है उसका कुछ मजमून मैंने निकाला है। जब जरूरत पड़ेगी मैं इस एफआईआर को पेश भी करूंगा, इसको बकायदा कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये देखिए, पिछले 1.5 महीने से चांदबाग के पास सर्विस रोड जाम थी, मेरी ड्यूटी थाने के बाकी साथियों के साथ लगी हुई थी। ये पहली हिंसा हुई है और किसने की है भी देख लीजिए। एसीपी गोकलपुरी भी अपने स्टाफ के साथ मौजूद थे। ये जाफराबाद में पहली हिंसा हुई है, चांदबाग में, जाफराबाद के नजदीक। हेड कांस्टेबल गिरीश चंद्र, हेड कांस्टेबल रतनलाल, जिनको मार दिया गया है, वो भी वहां पर थे। इसके अलावा शादरा के डीसीपी अमित कुमार भी वहां पर थे, एसीपी साहब भी वहां पर थे। दिन में 1 बजे प्रदर्शनकारी सर्विस रोड से मेन रोड जाने लगे। ये देखिए, ये आपके शांति दूत हैं, ये प्रदर्शनकारी आपके शांति दूत हैं। आइए पढ़िए आगे क्या होता है, पूरे फुल फ्रेम में दिखाइए इसको, थोड़ा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। सीनियर स्टाफ ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो उग्र हो गए। ये आपके शांति दूत है, अहिंसा के पुजारी है, अंबेडकर की फोटो लेके खड़े थे। ये वही है जाफराबाद वाले, हाथों में डंडे, बेस्टिक, पत्थर और रॉड लेकर मरने मारने पर उतारू थे। अगले चाहिए। भीड़ को काबू में करने के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आगे क्या होता है अरफा जी सुनिएगा जरा, ये शांति दूत है आपके। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पार्टी पर पथराव शुरू कर दिया। आगे सुनिए, तबस्सुम जी सुनिएगा। टेंट में पहले से ही डंडे, स्टिक, आयरन रॉड छिपाकर रखे गए थे। ये आपके शांति दूत है। आगे चलिए। प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोले भी छीन लिए, ये शांति दूत। पुलिस की लाठियां छीनकर हमला करने लगे। आगे चलिए। यह पहला हमला था जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। एसीपी गोकुलपुरी, उनके स्टाफ, हेड कांस्टेबल रतनलाल, डीसीपी साहब पर हमले किए गए। आईसीयू में चले गए, कोमा में चले गए। एसीपी शादरा, डीसीपी और हेड कांस्टेबल रतनलाल वहीं पर गिर गए। आगे चलिए। बाद में पता चला कि हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई है। आगे चलिए। एसीपी और शादरा डीसीपी को गंभीर चोट लगी है। डीसीपी साहब अभी तक बाहर नहीं आए। यह आखिरी फ्रेम है। अब आरफा जी कितने अच्छे शांति दूत हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, संविधान के रक्षक हैं, अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, दादियों नानियों ने इस आंदोलन को अगुवाई कर रखा है। ये वही है सीएए के विरोध वाले प्रदर्शनकारी जो जाफराबाद और चांदबाग में सड़क को घेरकर बैठे थे। जेल में डाल दीजिए कपिल मिश्रा को, जेल में डाल दीजिए अनुराग ठाकुर को, जेल में डाल दीजिए। इनका क्या करेंगे? इनका क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में है मामला, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा फ्राइडे। आप लोगों ने इसके बारे, एक मिनट, आपने कहा कब डालेंगे ना, मैं पूछ रहा हूं इसके पहले जितने बयान दिए गए उसके लिए बराबर रखिए। हाँ बिल्कुल बराबर है, पर आपने कभी उसके लिए डिमांड की? कभी आपकी जो दादी बैठी हुई 80 साल की, जो ये अब उनकी पूरी जिंदगी निकल गई और लोग सड़क पे लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी इसके लिए एक तख्ती टांगी वहां पे कि जो दंगे हो रहे हैं उसकी वो बुराई करते हैं? आपने कभी टांगा कि कपिल मिश्रा को अरेस्ट कर लीजिए? हम तो रोज टांग रहे हैं मैडम, इरफान जान की रोज टांग रहे हैं हम तो। आपको दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है। बोला कि अनुराग ठाकुर को अरेस्ट कीजिए, आपके मुंह से कब निकला? बोलिए। मैं बताता हूँ। नहीं, क्या बताएंगे? मेरे साथ तो कभी डिबेट में आपने बोला नहीं। कब बोला है आपने? दुबई गए हुए थे, जवाब तो लीजिए मैडम। दुबई गए हुए थे, अरे दंगों के बाद वो कभी शो में नहीं बैठे। अरे मैडम सुनो तो, अनुराग ठाकुर ने ये बोला, हाँ देखिए अब चले गए, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट की बात नहीं है, बोलिए। स्टेटमेंट क्या है? देश के गद्दारों को गोली मारो। हाँ। इसमें क्या गलत बात है? अगर इसमें कुछ गलत बात नहीं है, कोई गलत बात, इलेक्शन कमीशन ने उन पे, ये कौन डिसाइड करेगा? उन पे कार्रवाई किसको गोली मरवा रहे हैं? जो देश का गद्दार है, पे कार्रवाई देश का बताइए। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? देश का गद्दार कौन है? अगर कौन साबित करेगा? मुझे ये बताइए, आप ये आपके समाज के लोग अपने आप को गद्दार क्यों मानते हैं? मुझे बताइए ना, आपके समाज के लोग अपने आप को गद्दार क्यों मानते हैं? गद्दार मानते हो आप? अपने आप को गद्दार मानते हो? जब क्यों परेशान हो आप? अपने आप को गद्दार मानते हो? किसको वो गोली मारना? अरे भाई जो गद्दार है उसको गोली मारा जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जवाब दे देती हूँ। अगर इसमें कोई गलत बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उन पे इस बयान पे कार्रवाई क्यों की? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता है? इलेक्शन कमीशन एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिल्कुल। अरे सुन तो लो, अरे जवाब तो सुनो यार।
इरफा जान जी, आप इसमें हेट स्पीच नहीं है, ये हेट स्पीच नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्यों कार्रवाई की बताइए? इसलिए क्योंकि उस समय इलेक्शन चल रहा था, उसके कोड का कंडक्ट में वो फुलफिल नहीं होती थी। लेकिन अगर आप बताइए जनता को। चलिए, अरे वोट आप में जाने मेरे का को बताना, बताना। वोट में चल रहा है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। देश के ब्रेक गद्दारों को बाद गोली वापस मारो, आता इसमें हूं। क्या प्रॉब्लम है जी? इरफा मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात, मैं सिर्फ एक बात यहां पर जोड़ना चाहता हूं। इरफा जान जी, इतना समय, एक मिनट, दोनों के ऑडियो डाउन कर दीजिए, सिर्फ एक ब्रेक लूंगा, लेकिन एक लाइन बोलूंगा। इरफा जान और तबस्सुम, इन दोनों में हिम्मत नहीं है कि ये खुद शाहीन बाग चले जाएं, इन दोनों में हिम्मत नहीं है ये खुद जाफराबाद चले जाएं, इन दोनों में हिम्मत नहीं। और आप वहां से कितनी जल्दी गई थी, कहां खड़ी थी आप? आपको अंदर जाने दिया था, आपको अंदर जाने दिया था, आपको अंदर जाने दिया था, मुझे तो नहीं जाने दिया था, आपको जाने दिया था। डॉक्टर मिश्रा थे वहां पर और आप खसक गई थी वहां से, आप खसक गई थी वहां से, मुझे पता है। ये जो दीपक जी की ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा।